फिल्म की शुरुआत में एक एफबीआई एजेंट एक क्रूर गिरोह का पीछा करते हुए एक इमारत में घुस जाता है। खोज करते समय एक रहस्यमय आदमी सभी को गोली मारना शुरू कर देता है। एजेंट घटनास्थल की ओर दौड़ता है और उसे हर जगह शव मिलते हैं। शूटर पीछे से आता है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़कर पूछता है कि क्या वह एक अच्छा पिता है। डरे हुए एजेंट ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसके 2 बच्चे हैं और वह एक अच्छा इंसान है। गोली चलाने वाला, जिसका चेहरा अदृश्य है, अंधेरे में गायब हो जाता है। एजेंट चुपचाप सोचता है कि अपने पालतू गेरबिल को अपने बच्चों के रूप में संदर्भित करने से उसे कैसे बचाया जा सकता था। फिल्म क्रिस के बारे में फ्लैशबैक में स्थानांतरित हो जाती है, जो एक ऑटिस्टिक बच्चा है जिसके पास असाधारण गणितीय और पहेली सुलझाने का कौशल है, लेकिन वह सामाजिक संपर्क में संघर्ष करता है। उनके पिता एक सेना जनरल उन्हें एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। वे क्रिस को हार्बर न्यूरोसाइंस में ले जाते हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक सुविधा है, जहां एक न्यूरोलॉजिस्ट समझाता है कि हालांकि ऑटिज्म को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्रिस की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। तेजी से 25 साल आगे बढ़ते हुए क्रिस, जिसे अब क्रिश्चियन वोल्फ के नाम से जाना जाता है, इलिनॉइस में एक छोटी सी फर्म चलाने वाला एक उच्च कुशल अकाउंटेंट है। वह आपराधिक ग्राहकों के लिए किताबें संभालता है, अवैध गतिविधियों से धन शोधन करता है। उसकी साथी कंप्यूटरीकृत आवाज वाली एक ब्रिटिश महिला उसे कुख्यात ग्राहक ढूंढने में मदद करती है। क्रिस अपने घर के विध्वंस का सामना कर रहे एक बुजुर्ग जोड़े की सहायता करता है और अपने संपर्कों का उपयोग करके उन्हें अपना घर बचाने में मदद करता है। एफबीआई मुख्यालय में वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के ट्रेजरी निदेशक रेमंड किंग, एक युवा डेटा विश्लेषक, मैरी बेथ मदीना को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वह उसके नाबालिग होने के समय के आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने की धमकी देता है, जब तक कि वह वर्षों से कई आपराधिक मामलों से जुड़े रहस्यमय अकाउंटेंट, जो वास्तव में क्रिस है, का पता लगाने में मदद नहीं करती। उसकी मदद के लिए आभारी बुजुर्ग दंपत्ति क्रिस को शूटिंग अभ्यास के लिए अपने खेत का उपयोग करने की अनुमति देता है। बाद में वह अपने शांत अपार्टमेंट में लौट आता है, जो अपने अतीत की यादों से घिरा रहता है। क्रिस के दर्दनाक बचपन का पता तब चलता है जब उसकी मां उसकी हालत के कारण परिवार छोड़ देती है, जिससे उसे गहरा भावनात्मक दर्द होता है। इससे निपटने के लिए क्रिस डंडों और तेज धातु संगीत से खुद को नुकसान पहुंचाता है। उनके पिता ने उन्हें और उनके भाई को भविष्य में खुद की रक्षा करने के लिए मार्शल कलाकारों के साथ प्रशिक्षण भी दिलाया। अगले दिन क्रिस बुजुर्ग दंपत्ति से मिलने जाता है और उन्हें अपने शूटिंग कौशल से प्रभावित करता है। फिर वह एक गैराज में जाता है जहां वह एक महंगी कार, विभिन्न आग्नेयास्त्र, बड़ी मात्रा में नकदी और लाखों मूल्य की मूल्यवान पेंटिंग रखता है, जो उसे अपने आपराधिक ग्राहकों से गैर नकद भुगतान के रूप में प्राप्त होती है। एक फ्लैशबैक में क्रिस को जेल में दिखाया गया है, जहां उसकी मुलाकात एक अकाउंटेंट और एफबीआई मुखबिर जेफरी टेम्बोर से हुई थी। अपने आरक्षित व्यवहार के बावजूद क्रिस ने टेम्बोर के साथ एक करीबी रिश्ता बनाया और उसे एक पिता की तरह माना। टेम्बोर क्रिस की तरह तस्करों और गैंगस्टरों का अकाउंटेंट था, जिसे उनकी अवैध गतिविधियों की विस्तृत जानकारी थी। गिरफ्तार होने पर पुलिस ने टेम्बोर को अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर किया। उनकी रिहाई के बाद टेम्बोर का अपहरण कर लिया गया और गिरोह के सदस्यों द्वारा उसे यातना देकर मार डाला गया। वर्तमान में क्रिस एक नए ग्राहक की तलाश में है और रोबोटिक हाथ बनाने वाली कंपनी लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लाइमा ब्लैकबर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। लाइमा का लक्ष्य अधिक लाभ के लिए अपनी निजी कंपनी को सार्वजनिक करना है। क्रिस को पता चला कि लिविंग रोबोटिक्स को अपने वित्त का ऑडिट करने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। वह लाइमा की बहन रीटा और मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित मालिकों से मिलता है। रीटा ने एक ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा किया जिसमें $15 मिलियन के घोटाले का खुलासा किया गया, जिससे उन्हें सार्वजनिक होने से रोका गया। क्रिस आत्मविश्वास से कहता है कि वह 1 सप्ताह के भीतर खोई हुई धनराशि ढूंढ सकता है। एफबीआई मुख्यालय में मदीना को एक तस्करी गिरोह की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं। वह फुटेज की समीक्षा करती है, जिसमें एक एफबीआई एजेंट को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारे जाने से पहले गिरोह पर जासूसी करते हुए दिखाया गया है। मदीना सत्यापन के लिए उस व्यक्ति के साइड और बैक एंगल की तस्वीरें अपने सहकर्मी को भेजती है। अगले दृश्य में हम एक पेशेवर हिटमैन को देखते हैं।
एक प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात करते हुए हिटमैन ने उसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में और अधिक नकारात्मक टिप्पणी करने की चेतावनी दी। बाजार के उतार चढ़ाव पर ब्रोकर के प्रभाव ने हाल ही में कंपनी के स्टॉक मूल्य में गिरावट लाकर उसके लिए परेशानी खड़ी कर दी। हिटमैन ने उसे जारी रखने पर जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन क्रिस पिछले 15 वर्षों के खातों का ऑडिट करने के लिए लिविंग रोबोटिक्स में आता है। एक युवा प्रशिक्षु डाना कमिंग्स को उसकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। डाना ने खातों में विसंगतियां पाईं और रात भर फाइलें तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। क्रिस उसके दृढ़ संकल्प की सराहना करता है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि वह ऑडिट को अकेले ही संभाल सकता है। इस बीच ट्रेजरी निदेशक रेमंड किंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने करियर पर विचार किया और अपनी सफलता का श्रेय टीम वर्क को दिया। रेमंड को गुप्त रूप से कंप्यूटरीकृत आवाज वाली एक अज्ञात ब्रिटिश महिला से युक्तियां मिलीं, वही महिला जो क्रिस की साथी है। सम्मेलन के बाद मदीना ने रेमंड को तत्काल समाचार की सूचना दी। उन्हें वर्षों पहले का एक वीडियो मिला है जिसमें गिरोह के 15 सदस्यों को मारते हुए दिखाया गया है। शूटर का चेहरा उन तस्वीरों से मेल खाता है जिनका वे विश्लेषण कर रहे हैं। फुटेज में डरावनी आवाज वाला ऑडियो भी शामिल है। रेमंड मदीना को पृष्ठभूमि शोर को फिल्टर करने और उसे भेजने का निर्देश देता है। लिविंग रोबोटिक्स में क्रिस ने डाना के साथ दोपहर का भोजन किया और कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच करने की तैयारी की। संख्याओं के साथ उनका असाधारण कौशल उन्हें बड़ी मात्रा में डेटा को तुरंत संसाधित करने की अनुमति देता है। जो कुछ भी वह पढ़ता है उसे मानसिक रूप से रिकॉर्ड करता है। रात के अंत तक उन्होंने 15 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और विसंगतियों को उजागर किया। मदीना शूटर की आवाज की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनती है और नर्सरी कविताएं सुनती है। इससे वह शूटर की मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाने लगती है। इस बीच क्रिस को पता चला कि खर्चों की आड़ में लिविंग रोबोटिक्स से $61 मिलियन का गबन किया गया है। ये खर्च वास्तविक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन एक फर्जी कंपनी को दिए गए। अगली सुबह रीटा शीशे और खिड़कियों पर हिसाब किताब देखकर हैरान रह जाती है। क्रिस ने $61 मिलियन के घोटाले का खुलासा किया और सुझाव दिया कि CFO इसमें शामिल है। क्रिस के काम से प्रभावित होकर रीटा ने उससे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उस रात हिटमैन ने CFO पर लिविंग रोबोटिक्स को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उसके घर पर धमकी दी। वह अपनी पत्नी को धमकाकर डायबिटिक CFO को इंसुलिन की अधिक मात्रा लेने के लिए मजबूर करता है। कोई विकल्प न होने पर CFO अनुपालन करता है। अगली सुबह क्रिस लिविंग रोबोटिक्स में पहुंचता है और पाता है कि कर्मचारी उसकी गणनाएं मिटा रहे हैं। लेइमा ने उसे CFO की मृत्यु की सूचना दी, यह मानते हुए कि उसने डर और अपमान के कारण ऐसा किया। लेइमा क्रिस को भुगतान करता है और चला जाता है, लेकिन क्रिस को लगता है कि उजागर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। घर पर क्रिस मार्शल आर्ट और युद्ध में अपने पिता के कठोर प्रशिक्षण को याद करता है, जिसने उसे गबन मामले की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन खेत में शूटिंग का अभ्यास करते समय 2 हिटमैन आते हैं और क्रिस के स्थान की मांग करते हुए बुजुर्ग जोड़े से भिड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह खेत पर है। आगे बढ़ने से पहले एक गोली दूसरे हिटमैन को मार गिराती है। सटीकता से आश्चर्यचकित होकर पहला हिटमैन जोड़े को अपनी कार में खींच लेता है, लेकिन क्रिस उस पर घात लगाकर हमला करता है। क्रिस जानना चाहता है कि उन्हें किसने भेजा है। हिटमैन ने सबूत के तौर पर डाना की तस्वीर दिखाते हुए खुलासा किया कि उनके गिरोह को क्रिस और एक युवा लड़की को मारने के लिए भुगतान किया गया था। यह महसूस करते हुए कि लिविंग रोबोटिक्स के शीर्ष अधिकारी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए उसे और दाना को खत्म करना चाहते हैं। क्रिस को दाना के जीवन के लिए डर है। वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, बावजूद इसके कि उसकी साथी कंप्यूटरीकृत आवाज वाली ब्रिटिश महिला उसे भागने की सलाह दे रही है। क्रिस सही समय पर दाना को ढूंढ लेता है, लड़ता है और उसका पीछा कर रहे अपराधियों को मार डालता है। फिर वह उसे अपने सुरक्षित घर में ले जाता है, एक गैराज जो सोने की छड़ों, नकदी, बंदूकों और महंगी पेंटिंग से भरा होता है। डाना $30 मिलियन की एक मशहूर पेंटिंग से आश्चर्यचकित है। क्रिस मजाक में कहते हैं, ये सिर्फ एक प्रिंट है, इससे मुझे फैंस का एहसास होता है। इस बीच मदीना क्रिस की पहचान उजागर करने के करीब है। व्यापक शोध के बाद
मदीना को संख्याओं के लिए प्राकृतिक प्रतिभा वाले एक ऑटिस्टिक बच्चे का पता चला। उसे संदेह है कि वह अकाउंटिंग या ऑडिटिंग से संबंधित पेशे में हो सकता है। अपनी खोज को $1 मिलियन या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले शीर्ष अकाउंटेंट तक सीमित करने पर उसे कोई मिलान नहीं मिला। $5 लाख कमाने वालों को शामिल करने के लिए अपनी खोज का विस्तार करते हुए वह 25 संभावित जोड़ों की पहचान करती है और उन पर शोध करना शुरू करती है। अन्यत्र क्रिस गैंगस्टरों से बचने के लिए डाना को एक लग्जरी होटल में ले जाता है। जैसे ही वे लिविंग रोबोटिक्स के वित्त पर चर्चा करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि CFO ने $61 मिलियन का घोटाला नहीं किया है। वास्तविक लाभार्थी कंपनी के मालिक CEO लाइमा और उनकी बहन रीटा हैं। उन्होंने पैसे को एक फर्जी कंपनी में स्थानांतरित करने और शेयर बाजार में प्रवेश करते समय लिविंग रोबोटिक्स का मूल्य बढ़ाने के लिए पैसे वापस करने की योजना बनाई। ये योजना उन्हें अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेचने की अनुमति देगी। डाना ने निष्कर्ष निकाला कि लाइमा घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड है। क्रिस रीटा से भिड़ने जाता है लेकिन उसे अपने घर पर मृत पाता है। FBI मुख्यालय में वापस मदीना और उसके साथी ने प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम पर अजीब लेखांकन फर्मों की खोज की। उन्हें पता चलता है कि क्रिश्चियन वुल्फ नाम का एक व्यक्ति इन फर्मों का मालिक है, जो प्रमुख गैंगस्टरों, तस्करों और खतरनाक अपराधियों से निपटता है। क्रिस लाखों कमाते हैं, लेकिन उनके टैक्स रिकॉर्ड में केवल $5 लाख ही दिखाई देते हैं। आगे की खोज से पता चलता है कि वह अपनी आय का 90% एक विशेष सुविधा के लिए दान करता है। अपनी कम कर योग्य आय को समझाता है और क्यों वह IRS के संदेह से बचता है। अगले दिन मदीना ने रेमंड को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें पुष्टि की गई कि क्रिस ही वह अकाउंटेंट है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। FBI ने क्रिस के घर पर छापा मारा और पाया कि यह घर कैमरे और मोशन सेंसर से सुसज्जित था, केवल सामने वाले हिस्से को छोड़कर, जहां उसने एक बड़ी मशीन गन स्थापित की थी, जिससे वे हैरान रह गए। दृश्य लाइमा के घर में स्थानांतरित हो जाता है, जिसकी सुरक्षा उसी हिटमैन द्वारा की जाती है जिसने CFO को मार डाला था। वह अपने गुंडों से क्रिस और डाना को ढूंढने और उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करने का आग्रह करता है। इस बीच मदीना ने रेमंड से उसके आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के लिए कहा, जिससे उसकी सौदेबाजी समाप्त हो गई। अपना कार्य पूरा करने के बाद मदीना ने रेमंड से अपना आपराधिक रिकॉर्ड मिटाने के लिए कहा। वह सहमत है लेकिन उस हत्या के बारे में पूछताछ करता है जो उसने नाबालिग के रूप में की थी। उसने खुलासा किया कि उसने अपनी बहन के ड्रग डीलर को मार डाला जिसने उनका शोषण करने की कोशिश की थी। अपने अतीत पर विचार करते हुए रेमंड याद करता है कि फिल्म की शुरुआत में गिरोह का पीछा करने वाला FBI एजेंट वह खुद था और शूटर क्रिस था। जेल में क्रिस की मुलाकात टेम्बोर से हुई, जो गैंगस्टरों के बारे में FBI विवरण प्रदान करने वाला मुखबिर बन गया। रेमंड ने टेम्बोर की सजा कम करने में मदद की, लेकिन उसकी रिहाई के बाद टेम्बोर को लिविंग रोबोटिक्स के हिटमैन ने मार डाला। अपराध बोध से ग्रस्त रेमंड ने 6 महीने तक अपराधियों पर नजर रखी। क्रिस अपने गुरु की मृत्यु के बारे में जानकर बदला लेने के लिए जेल से भाग गया और गिरोह के सभी 15 सदस्यों को मार डाला, लेकिन FBI एजेंट को छोड़ दिया। एक दिन रेमंड को क्रिस की साथी कंप्यूटरीकृत आवाज वाली एक ब्रिटिश महिला का फोन आया। उसने खुलासा किया कि उसने और क्रिस ने रेमंड को खतरनाक अपराधियों के बारे में सुझाव देने का फैसला किया, जिससे उसकी सफलता संभव हो सके। उनकी युक्तियों से रेमंड ने मामलों को सुलझाया, पदोन्नति प्राप्त की और ट्रेजरी निदेशक बन गए। सेवानिवृत्त होने से पहले वह उस व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे जिसने मदीना की क्षमता को पहचानते हुए उसे आगे बढ़ने में मदद की और उसे ये कार्य सौंपा। वर्तमान में मदीना सवाल करती है कि क्रिस जेल में कैसे पहुंचा। रेमंड बताते हैं कि क्रिस की मां ने उन्हें छोड़ दिया, दोबारा शादी की और उनके 2 बेटे हुए। उसके अंतिम संस्कार में क्रिस और उसके पिता ने उसके नए पति का सामना किया, जिससे झगड़ा हो गया। हंगामे के दौरान क्रिस ने गलती से अपने हथियार से गोली चला दी, जिससे उसके पिता की मौत हो गई और उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मुलाकात टेम्बोर से हुई। इस बीच क्रिस लाइमा का सामना करने के लिए उसके स्थान पर जाता है और कुशलतापूर्वक प्रत्येक गार्ड को मार डालता है। CCTV से देखने पर मुख्य हमलावर खौफ में है। मामूली चोटों के बावजूद क्रिस जारी है। एक परिचित नर्सरी कविता सुनकर हिटमैन को पता चलता है कि क्रिस उसका लंबे समय से खोया हुआ भाई ब्रेंडन है। हिटमैन उभरता है और क्रिस उसे पहचानते हुए कहता है, तुम
_ के बेटे हो। तुम भी लोगों को मारते हो। उनकी मां के निधन और क्रिस के जेल जाने के बाद भाइयों ने 8 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा था। गहन चरमोत्कर्ष में क्रिस लाइमा और उसके भाई ब्रेंडन का सामना करता है। उनका गर्मागर्म आदान प्रदान एक शारीरिक विवाद में बदल जाता है। क्रिस अंततः बढ़त हासिल कर लेता है और तनाव को कम कर देता है। जैसे ही वे मेल मिलाप करते हैं, लाइमा सीसीटीवी के माध्यम से देखते हुए ब्रेंडन को क्रिस को मारने का आदेश देता है। हालांकि क्रिस ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और लाइमा के शासन को समाप्त कर दिया। लाइमा की मृत्यु से अप्रभावित ब्रेंडन शांति से उनकी अगली मुठभेड़ के बारे में पूछता है, जिसका क्रिस रहस्यमय तरीके से जवाब देता है। दृश्य मदीना की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो प्रेस के सामने लिविंग रोबोटिक्स धोखाधड़ी का खुलासा करती है और सच्चाई को उजागर करने के लिए टीम वर्क पर जोर देती है। इस बीच हमें क्रिस के परोपकारी प्रयासों के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्होंने उदारतापूर्वक अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा उस सुविधा को दान कर दिया जिसने कभी उनकी सहायता की थी। एक रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि उसकी साथी कंप्यूटरीकृत आवाज वाली महिला निर्देशक की बेटी है, जो अपनी कंप्यूटर विशेषज्ञता के साथ क्रिस और एफबीआई की सहायता करने में माहिर है। जैसे ही डाना को क्रिस से एक पैकेज मिलता है जिसमें कथित $30 मिलियन की पेंटिंग होती है, वह ये जानकर हैरान हो जाती है कि यह केवल एक प्रिंट है। बहरहाल, यह उसे ऊंचा महसूस कराता